हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी एंड हम लोग देख रहे हैं अभी फंक्शन। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टाइप का फंक्शन हो तो उसमें डोमेन निकालने का तरीका हम लोग सीखे थे। आज हम लोग देखेंगे रेंज क्या होता है। ठीक है, रेंज क्या होता है और उसे फाइंड कैसे करते हैं। तो हम लोग जो डिफिनीसन जब फंक्शन का पढ़ रहे थे तो हम लोग ऐसे देखे थे कि कोई फंक्शन अगर डिफाइंड हो ए से बी में तो एफ उसको लिखते हैं ऐसे, एफ फ्रॉम ए टू बी, और सेट ए को बोलते हैं डोमेन, सेट बी को बोलते हैं कोडोमेन, और सेट बी में जो जो इमेज का सेट हो उसको बोलते हैं रेंज। ठीक है, तो वो तो हो गया उस टाइप से, मतलब कि अगर सेट ए दिया हो सेट बी दिया हो तो उस केस में रेंज का डिफिनीसन वो होता था। लेकिन अगर फंक्शन गिवन हो, जैसे ये सेट ए क्या है सेट बी क्या है ये सब गिवन नहीं हो, तो उस केस में हम लोग रेंज को कैसे डिफाइन करेंगे, किस चीज़ को रेंज बोलेंगे। तो घुमा फिरा के जो वहाँ था उसी को यहाँ भी रेंज बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग का जो बोलने का तरीका होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि रेंज किसको बोलते हैं। जैसे कोई फंक्शन गिवन हो y इक्वल टू एफ एक्स, या कोई भी फंक्शन मतलब गिवन हो, तो रेंज उसका किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले याद करो डोमेन किसको बोलते हैं। जैसे कोई फंक्शन गिवन हो y इक्वल टू एफ एक्स, तो इसका डोमेन क्या होता है। तो डोमेन बोलते हैं हम लोग कि x का वह वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो वो कहलाता है डोमेन। ठीक है, x का वह वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो या रियल वैल्यू दे उसको क्या बोलते थे, डोमेन बोलते थे। तो रेंज बोलेंगे, रेंज किसको बोलेंगे। तो रेंज हम लोग बोलते हैं कि देखो डोमेन क्या था, डोमेन था कि x का वह वैल्यू जिसके लिए फंक्शन रियल वैल्यू दे उसको बोलते हैं डोमेन। और जो रियल वैल्यू मिले, मतलब डोमेन को पुट करने पे x के जगह पे फंक्शन का जो रियल वैल्यू मिले उसी रियल वैल्यू को बोलेंगे रेंज। ठीक है, मतलब सिंपली हम लोग बोलेंगे कि डोमेन जो भी आता है फंक्शन में, जो भी फंक्शन का डोमेन आता है उसको फंक्शन में पुट करने पे जो हमको आउटपुट मिलता है उसी को बोलते हैं रेंज। ठीक है, अब देखो वहाँ पे क्या था, हम लोग सेट ऐसे बना के सेट ए सेट बी था, तो रेंज क्या बोले थे कि सेट ऑफ इमेज इन बी। तो याद करो इमेज क्या होता है, तो ए डोमेन हो गया, ए के कोई एलिमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग जो आता है उसी को बोलते हैं इमेज। ठीक है, तो डोमेन को पुट करने पे जो आता था उसको बोलते थे इमेज, उसी को वहां पर रेंज बोलते थे। और यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो डोमेन को पुट करने से जो आएगा, अब इमेज यहाँ पे नहीं बोलेंगे, सिंपली बोल देंगे डोमेन को पुट करने में, फंक्शन को डोमेन, फंक्शन के डोमेन को फंक्शन में पुट करने से जो चीज़ आएगा उसको बोलेंगे रेंज। ठीक है, तो पहले लिख देते हैं, बोलते हैं कि द वैल्यू ऑफ फंक्शन corresponding to its domain is called range। ठीक है, बोलते हैं कि द वैल्यू ऑफ फंक्शन corresponding to its domain is called range। ठीक है, यहाँ पे जो भी डोमेन आएगा उस डोमेन को फंक्शन में पुट करने पे जो वैल्यू आएगा उसी वैल्यू के सेट को बोलेंगे रेंज। देखो एक्चुअली अगर ठेठ भाषा में देखें कि रेंज क्या होता है, तो ऐसे सोचो, फंक्शन जो होता है अपना वो होता है एक मशीन। जितना भी फंक्शन होता है, ठीक है, वो होता है एक मशीन। मान लो ये एक मशीन है, ठीक है, जो भी मशीन है उसको बोलते हैं फंक्शन। अब देखो फंक्शन का डोमेन का मतलब होता है कि फंक्शन में वैसा वैल्यू पुट करे जिससे फंक्शन रियल वैल्यू दे, उसको बोलते हैं डोमेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे कि देखो मशीन, फंक्शन एक टाइप का मशीन है। अब मान लो कोई भी मशीन, मान लो एक मशीन जैसे चक्की मशीन मान लो, जो गेहूं से आटा बनाता है, उस मशीन को मान लो। तो उस मशीन के लिए, वो चक्की मशीन उसको बोलते हैं, तो उस मशीन के लिए क्या बोलेंगे, उसका डोमेन क्या होगा। तो उसका डोमेन वह चीज़ होगा जिसको उस मशीन में डाले तो रियल वैल्यू दे। रियल वैल्यू दे मतलब कि कुछ ना कुछ दे, मशीन खराब ना हो जाए।
ठीक है। अब जैसे चक्की मशीन जिसमें गेहूं से आटा बनता है, उसका डोमेन क्या क्या हो सकता है? तो उसका डोमेन हो सकता है गेहूं, चावल, चावल भी डालोगे तो उसका पाउडर बना देगा, ठीक है। और क्या हो सकता है? तो और हो सकता है दाल, दाल डालो तो उसका बेसन बना देगा, ठीक है। और क्या हो सकता है? तो और मसाला हो सकता है, कोई भी मसाला डालो, जैसे हल्दी डालो तो हल्दी पाउडर बना देगा। तो चक्की मशीन का डोमेन क्या होगा? तो यही सब गेहूं, चावल, दाल, चना, चना का भी सत्तू बना देगा। मसाला, ऑल टाइप्स ऑफ स्पाइसेस, मसाला जितना है वो सब उसका डोमेन हो सकता है, ठीक है। अब हम बोले कि उसमें अगर पत्थर डालें तो पत्थर उसका डोमेन होगा क्या? तो नहीं होगा, क्योंकि पत्थर डालोगे तो मशीन ही खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो पत्थर उसका डोमेन नहीं होगा, ठीक है। या कुछ भी जैसे वैसा चीज़ जिसको उसमें डालें तो मशीन खराब हो जाएगा, वो उसका डोमेन नहीं होगा। डोमेन क्या होगा? तो मशीन में वैसा कुछ डालें जिससे मशीन ठीक रहे, उसको बोलेंगे क्या? डोमेन। और रेंज किसको बोलेंगे? तो रेंज बोलेंगे कि देखो जो जो चीज़, मतलब कि इस मशीन का, इस चक्की मशीन के लिए डोमेन क्या हो गया? तो गेहूँ, चावल, दाल, चना, मसाला, ये सब हो गया, ठीक है। तो ये सब हो गया डोमेन। अब रेंज किसको बोलते हैं? तो रेंज बोलते हैं कि मशीन में ये सब चीज़ डालने पे जो जो आउटपुट आएगा उसी को बोलते हैं रेंज, ठीक है। तो जो जो आउटपुट आएगा उसको रेंज बोलेंगे। तो क्या क्या आउटपुट आएगा? तो मान लो गेहूँ डालें तो आटा आएगा, तो आटा इसका रेंज हो गया, ठीक है। और क्या हो गया? तो बेसन रेंज हो जाएगा, सत्तू रेंज हो जाएगा, और क्या? तो और मसाला पाउडर जितना भी होता है वो सब रेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये सब होता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डोमेन और रेंज क्या होता है। तो फंक्शन एक मशीन होता है, ठीक है। फंक्शन, फंक्शन जो होता है वो मशीन होता है, उसमें जो जो हम डाल सकते हैं उसको बोलते हैं डोमेन, और जो जो आउटपुट मिलेगा उसको बोलेंगे रेंज। वैसे ही कोई भी फंक्शन ले लो तो उसमें जो जो पुट करे उससे फंक्शन डिफाइंड रहे उसको डोमेन, और जो डिफाइंड वैल्यू मिलेगा उसको बोलेंगे रेंज, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये क्या होता है डोमेन, रेंज। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम ले लें कोई फंक्शन y इक्वल टू, या एफ एक्स इक्वल टू भी बोल सकता है एक्स स्क्वायर। मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ये, तो बोले इसका डोमेन क्या होगा? पहले डोमेन देखो, रेंज निकालने के पहले आपको डोमेन फाइंड करना होगा। तो डोमेन क्या होगा? तो ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ भी पुट करो, पॉजिटिव, निगेटिव, ज़ीरो, यहाँ पे कुछ भी पुट करो, रेशनल, इरेशनल, कुछ भी पुट करो, ये रियल वैल्यू देगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बोलेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज डिफाइंड। जैसे था ना y इक्वल टू रूट एक्स, ये ऑलवेज डिफाइंड नहीं होता है। रूट के अंदर में आप निगेटिव रखोगे तो ये रियल वैल्यू नहीं रह जाएगा, इमेजिनरी वैल्यू देगा। वैसे ही यहाँ पे तो कुछ भी पुट करो, रूट के यहाँ पे तो रूट है नहीं, स्क्वायर है, तो यहाँ पे कुछ भी पुट करो तो ये ऑलवेज डिफाइंड होगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये डोमेन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब बोला जाए कि रेंज क्या होगा, तो बोलेंगे कि इस डोमेन को इसमें पुट करो, इस डोमेन को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाले वैल्यू को इस एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर में पुट करो, और पुट करने से जो भी वैल्यू का सेट आएगा उसी को बोलेंगे रेंज, ठीक है। जैसे कि देखो पुट करो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जैसे मान लो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में कुछ ही वैल्यू लेते हैं हम लोग, जीरो लेते हैं, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4 ये सब लेते हैं। तो सोचो -3 पुट करें तो क्या आएगा? -3 पुट करें, ये फंक्शन क्या है? तो एफ एक्स इक्वल टू या वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो x के जगह पे -3 पुट करें तो -3 का स्क्वायर, यानी y का वैल्यू क्या आएगा? तो आ जाएगा 9। फिर -2 पुट करें तो 4, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा। फिर देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा? तो 1 ही होगा। फिर 2 का स्क्वायर क्या होगा? तो 4 होगा। फिर 3 का स्क्वायर क्या होगा? तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। फिर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और -4 का भी स्क्वायर 16 होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉजिटिव नंबर जितना है वो सबका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, और साथ में नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा। ध्यान से देखना, पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, और 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। तो बोलेंगे कि इसमें सारे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सबको अगर पुट करें तो हमको क्या आएगा फंक्शन का वैल्यू? तो हमको आएगा 0 या उससे बड़ा।
ज़ीरो पुट करने पे ज़ीरो आएगा, और बाकी सारे पॉजिटिव निगेटिव को पुट करने पे पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हो, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसमें कुछ भी पुट करो, आप जानते हो कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है वो पॉजिटिव आता है, और ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका रेंज बोल देंगे, रेंज बिलोंग्स टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी। क्या बोलेंगे, ज़ीरो टू इन्फिनिटी, रेंज ये हो जाएगा ज़ीरो टू इन्फिनिटी, सिंपल। ठीक है, तो ये बोलते हैं। तो देखो रेंज क्या हुआ, रेंज हुआ, हम पहले डोमेन फाइंड किए, डोमेन आया क्या, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और डोमेन के सारे वैल्यू को फंक्शन में पुट करने से जो जो आएगा उसी को बोलेंगे रेंज। वही तो यहाँ पे लिखे हैं, द वैल्यू ऑफ फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू इट्स डोमेन इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, द वैल्यू ऑफ फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू इट्स डोमेन, मतलब डोमेन को पुट करने पे उससे जो वैल्यू आएगा उसको बोलेंगे रेंज। चलो बहुत हो गया, अब देखते हैं इसका ग्राफिकल डिफिनीशन। ग्राफिकल डिफिनीशन, रेंज का ग्राफिकल डिफिनीशन देखते हैं। देखो तो हम लोग रेंज का ग्राफिकल डिफिनीशन देखने जा रहे हैं, तो याद करो ये डोमेन का ग्राफिकल डिफिनीशन क्या था। तो डोमेन का ग्राफिकल डिफिनीशन बोले थे कि कोई ग्राफ हो तो उस ग्राफ का जो भी, ग्राफ पे जितना भी पॉइंट है उसके एक्स कोऑर्डिनेट के सेट को बोलते हैं डोमेन। तो वैसे ही रेंज का ग्राफिकल डिफिनीशन होता है कि ग्राफ पे जितने भी पॉइंट है उस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट का सेट कहलाएगा रेंज। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे सेट ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स, सेट ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ all the points on the graph या curve is called range। ठीक है, क्या बोले, सेट ऑफ y coordinates of all the points on the graph is called range। या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि the portion of y axis covered by the graph of function is called range। ठीक है, आप बोलोगे कि इसको समझाइए कैसे हुआ, क्यों इसको रेंज बोलेंगे। तो देखो ध्यान से देखो, ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसी पे समझाते हैं। देखो ये जो था ना, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ लिए थे, इसका रेंज निकाले थे, ऐसे हम लोग पुटिंग करके बिना ग्राफ के हेल्प से। अब देखो इसी का रेंज हम लोग फाइंड करते हैं ग्राफ के हेल्प से। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आई होप आपको मालूम होगा। ठीक है, नहीं मालूम होगा तो वेट करना होगा, अभी समझ जाओ कि इतना होता है। ठीक है, ये ऐसे होता है ग्राफ, गलत बन गया, तो चलो काफ़ी मेहनत के बाद ऐसा बन गया, तो ठीक है, अच्छा है पहले से। तो ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये यू शेप का होता है, ये ज़ीरो है। अब देखो हम पहला डिफिनीशन क्या बोले हैं उसको लेकर चलते हैं। बोले हैं कि सेट ऑफ y कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ इज कॉल्ड रेंज। तो देखो सेट ऑफ y कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स, जैसे कोई भी पॉइंट ले लो, ग्राफ पे कोई भी पॉइंट ले लो, तो जैसे यही पॉइंट लिए तो इसका x कोऑर्डिनेट जीरो एंड y कोऑर्डिनेट भी जीरो। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट जीरो हो गया इस पॉइंट का। अब थोड़ा सा और इधर आओ, तो मान लो ये पॉइंट 1 1 है, तो इसका x कोऑर्डिनेट 1 एंड y कोऑर्डिनेट भी क्या 1, तो 1 1 पॉइंट है तो y कोऑर्डिनेट 1 आ गया। फिर इधर कोई पॉइंट लो तो हो सकता है कि इसका y कोऑर्डिनेट 2 आए, इधर कोई पॉइंट लो तो y कोऑर्डिनेट 3 आए। मतलब देख रहे हो इधर, अच्छा यहाँ पे कोई पॉइंट लो तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो इसके सामने ये वाला ये वाला पॉइंट आएगा। हो सकता है कि हाफ हो जाए या 1/3 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो देख रहे हो इस पे जितने भी पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 आया। थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे, ऐसे ऐसे बढ़ते जाओगे तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 से आगे ऊपर के तरफ बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये सब होते जाएगा। ये पॉइंट लो तो इसका y कोऑर्डिनेट इसके सामने जो होगा वो आएगा, ये पॉइंट लो तो इसका y कोऑर्डिनेट इसके सामने वाला आएगा। और इधर भी जितने भी पॉइंट है
इधर भी जो कर्व है, कर्व का ये पार्ट, इस पे भी जो पॉइंट है उसका भी वाई कोऑर्डिनेट इधर वाला ही आएगा। ठीक है, जैसे ये पॉइंट है, इसका वाई कोऑर्डिनेट ये इसके सामने ये वाला आएगा, इधर पॉइंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट ये वाला आएगा। ठीक है, तो इस पे जितने भी पॉइंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट का सेट देखें तो या तो 0 आएगा या नहीं तो 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, द सेट ऑफ वाई कोऑर्डिनेट क्या हुआ, तो 0 या 0 से बड़ा, कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। इस कर्व पे कोई भी पॉइंट है, हाँ इधर जो पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव आएगा। जैसे ये पॉइंट मान लो कि है -1,1, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखो क्या हुआ, -1 हुआ, और वाई कोऑर्डिनेट 1 हुआ। वाई कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव इसका आएगा। तो हम लोग वाई कोऑर्डिनेट को ही, वाई कोऑर्डिनेट के सेट को बोलते हैं डोमेन, सॉरी रेंज। देखो अच्छा, डोमेन इसका पहले देख लो। डोमेन क्या बोले थे पिछले क्लास में, कि सेट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन कर्व इज कॉल्ड डोमेन। तो इस कर्व पे जो भी पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट का सेट क्या है, तो इधर जितने भी पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, यहाँ वाला का एक्स कोऑर्डिनेट 0, और इधर जितने भी पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव। तो हम लोग बोलेंगे फ्रॉम ग्राफ डोमेन क्या हो जाएगा, तो डोमेन जो होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट का सेट होता है। ये अभी रेंज हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले डोमेन जो पिछले क्लास में बताए थे, तो ये ग्राफ बना लिए हैं तो थोड़ा डोमेन भी लिख लेते हैं। तो डोमेन क्या बोलोगे, तो सेट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट देखो क्या है, तो इधर पॉजिटिव, इधर 0 और इधर निगेटिव, मतलब ऑल रियल नंबर, -∞ से इन्फिनिटी। इस कर्व पे देखो ये पूरा दूर तक जाएगा, ये नहीं कि ये ऊपर जाएगा, ये थोड़ा सा ऐसे होगा, ये ऐसे दूर तक ऐसे जाएगा, ऐसे ग्राफ जाएगा। ठीक है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो पूरा इधर इन्फिनिटी तक, इधर -∞ तक, और ये 0। तो डोमेन हो गया पूरा -∞ से इन्फिनिटी। लेकिन रेंज क्या होगा, तो रेंज होता है वाई कोऑर्डिनेट का सेट। तो इस पे जितने भी पॉइंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट या तो 0 या 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव आएगा। तो हो जाएगा क्या, तो ये ओपन नहीं क्लोज होगा, क्योंकि 0 भी इंक्लूड किया जाएगा। तो बोलेंगे रेंज होगा 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका डोमेन रेंज आ गया। अब आप बोलोगे ये जो लिखे हैं ये और में, इसका भी मतलब समझ लेना चाहिए। तो देखो ये बोल रहा है कि द पोर्शन ऑफ वाई एक्सिस कवर्ड बाय द ग्राफ ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड रेंज। तो देखो जो भी अपना ग्राफ है वो वाई एक्सिस पे कौन कौन सा पोर्शन कवर करता है, तो देखो ये बोला जाए कि वाई एक्सिस पे कौन कौन सा पोर्शन कवर करता है। तो मान लो इधर सारा लाइट लगा दो, तो इधर लाइट लगा दोगे तो ये ग्राफ का शैडो जो होगा वो वाई एक्सिस पे कहाँ कहाँ बनेगा, तो इधर पूरा परपेंडिकुलर ऐसे बीम अगर आएगा तो इस पॉइंट का तो यही हो जाएगा, इस पॉइंट का शैडो इधर, इस पॉइंट का शैडो इधर, इस पॉइंट का शैडो इधर, और इधर भी लाइट लगा दो तो ये सब का शैडो कहाँ पे बनेगा, वाई एक्सिस पे। तो ये सारे इधर 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 सारा बनेगा। तो बोलेंगे क्या कि अपना जो पोर्शन ऑफ वाई एक्सिस है कवर्ड बाय द ग्राफ ऑफ फंक्शन वो क्या है, तो वो है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, वही बोला जाए कि पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस कवर्ड बाय द ग्राफ ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड डोमेन। ध्यान देना, वाई एक्सिस बोले तो रेंज, अगर एक्स एक्सिस बोल दे तो डोमेन। ठीक है, तो एक्स एक्सिस बोले तो डोमेन। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस के कौन कौन पोर्शन को कवर कर रहा है, तो ऊपर लाइट लगा दो। अब देखो लाइट बीम किधर जा रहा है, तो 0 पे भी जाएगा, ये सब का इधर आएगा, ये सब का निगेटिव में भी आएगा। तो उस डिफिनीशन से एक्स एक्सिस यहाँ लिखें तो उस डिफिनीशन से डोमेन क्या हो जाएगा, -∞ से इन्फिनिटी, एंड रेंज क्या होगा, तो वाई एक्सिस का पोर्शन। तो वाई एक्सिस का पोर्शन कौन सा है, तो 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये सारा हो गया। तो बहुत ज़्यादा बता दिए ये। ठीक है, इस पे आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। जैसे एक और मान लो y इक्वल टू log x टू द बेस e। तो ग्राफ तो आई होप इसका आपको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो ये भी याद ही रखो। अभी बाद में हम लोग जब ग्राफ पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर होगा कि क्यों इसका ग्राफ ऐसे होता है। अभी बस ध्यान में रखो कि इसका ग्राफ जो होता है वो ऐसे होता है, ऐसे। ठीक है, ये कट करता है 1,0 पे, मतलब log 1, मतलब x के जगह पे 1 रखे तो y का वैल्यू 0 मिलता है। तो 1,0 ये हो जाता है। अब हम बोले कि
ग्राफ के हेल्प से इसका डोमेन और रेंज फाइंड करने को, अगर पूछा जाए ग्राफ के हेल्प से डोमेन और रेंज फाइंड करो तो कैसे करेंगे। तो डोमेन के लिए सबसे पहले डोमेन के लिए देखते हैं डोमेन क्या होता है। तो बोलते हैं कि ये सारे ग्राफ पे जितने भी पॉइंट है उसके एक्स कोऑर्डिनेट का सेट, ठीक है। तो इस पे ये जो पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो जस्ट जीरो से बड़ा होगा। देखो जीरो पे ग्राफ नहीं है, जीरो पे ग्राफ नहीं है तो जीरो नहीं होगा, बट जस्ट जीरो से बड़ा होगा। तो इधर जो पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट जस्ट जीरो से बड़ा, फिर आगे बढ़ेंगे तो जीरो से बड़ा होते जाएगा, और यहां से यहां तक जितना होगा वो सब का एक्स कोऑर्डिनेट जीरो से 1 तक होगा, और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 1, एंड इसके आगे बढ़ते जाएंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ते जाएगा, 1 से बड़ा होते जाएगा। यानी ये पूरे ग्राफ पे जितने भी पॉइंट है उसके एक्स कोऑर्डिनेट का सेट बनाए तो क्या होगा, डोमेन हो जाएगा। और वही डोमेन क्या कहलाएगा, डोमेन क्या होगा यहाँ पे, तो जीरो से लेकर कहाँ तक इधर जाना है, तो इन्फिनिटी तक जाना है, तो जीरो से इन्फिनिटी हो जाएगा इसका डोमेन। रेंज की बात करें तो रेंज बोलते हैं सारे पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट का सेट। तो सोचो बहुत ये नीचे जाता है, ये बहुत नीचे जाता है तो, लेकिन इसको टच नहीं करता है, ठीक है। ये जो लाइन है ये इसको टच नहीं करता है, ठीक है। तो बहुत नीचे जाएगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट भी बहुत नीचे होगा, बहुत नीचे इधर पाताल लोक में, तो बहुत नीचे हो जाएगा तो क्या होगा, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो से थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो माइनस इन्फिनिटी के आसपास होगा, ठीक है। बहुत छोटा मतलब माइनस इन्फिनिटी के आसपास। फिर ऐसे आते जाएंगे तो इसका वाई कोऑर्डिनेट बढ़ता जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट ऐसे बढ़ते बढ़ते जीरो आएगा, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो गया। फिर ऐसे ऊपर गए तो वाई कोऑर्डिनेट बढ़ते 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 कहाँ तक जाएगा, तो इन्फिनिटी तक जाएगा। तो रेंज इसका क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। डोमेन हुआ जीरो से इन्फिनिटी, बट रेंज क्या हुआ, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन का आपको अगर ग्राफ मालूम है तो उससे आप लिख सकते हो इसका क्या, डोमेन एंड रेंज, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल, ऐसे कोई फंक्शन है, मान लो अभी कोई फंक्शन देते नहीं है क्योंकि अभी ग्राफ ज़्यादा मालूम नहीं है। मान लो ये कोई फंक्शन है, ये, ठीक है, ये मान लो है 2 और ये है 5। 2 पे मान लो फंक्शन का वैल्यू है 1 एंड 5 पे मान लो फंक्शन का वैल्यू है कुछ भी 3 मान लो। तो इसका डोमेन एंड रेंज पूछे तो डोमेन क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो डोमेन हो जाएगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट का सेट। तो इस पॉइंट पे जितने भी, इस कर्व पे जितने भी पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट का सेट, देखो 2 नहीं होगा, 2 से जस्ट बड़ा होगा क्योंकि 2 के सामने फंक्शन है ही नहीं, तो 2 को छोड़ दिए, लेकिन 2 से इस ये वाला पॉइंट लेंगे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो आएगा वो 2 से जस्ट बड़ा आएगा। फिर आगे बढ़ते जाएंगे तो 2 से लेकर 5 तक हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट। तो डोमेन होता है एक्स कोऑर्डिनेट का सेट, दैट इज हो गया 2 से लेकर 5 तक। और ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज क्यों, 2 पे ओपन क्योंकि यहां पे 2 इंक्लूडेड नहीं है, और 2 से लेकर 5 तक, 5 क्लोज इसलिए होगा क्योंकि कर्व में ये भी पॉइंट इंक्लूडेड है, और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट देखें तो ये है 5। तो 2 to 5 ओपन क्लोज इंटरवल इसका डोमेन हो गया। एंड अगर रेंज बोलें तो रेंज क्या होगा, तो रेंज हो जाएगा 1 to 3, बट ध्यान देना है 1 को इंक्लूड यहाँ पे नहीं करना होगा क्योंकि 1 पे तो फंक्शन है ही नहीं, 1 आएगा ही नहीं, ठीक है। 2 के सामने 1 आया बट 1 है नहीं, 1 से जस्ट बड़ा फंक्शन का वैल्यू आना शुरू होगा। देखो ये है, ये फंक्शन का वैल्यू है, तो 1 से जस्ट बड़ा आना शुरू होगा। तो ऐसे लिखेंगे 1 to 3, और 3 पे क्लोज क्योंकि देखो 3 फंक्शन में इंक्लूडेड है, 3 यहाँ 5 पुट करने पे 3 आता है, तो बोलेंगे 1 to 3, ठीक है, 1 to 3, 1 to 3, ये नहीं 1 to 3, 1 से लेकर 3 तक, और 3 इंक्लूडेड होगा। तो ये हो गया इसका डोमेन एंड रेंज। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कैसे भी फंक्शन आएगा, किसी भी टाइप का फंक्शन आएगा तो उसका डोमेन एंड रेंज हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, ग्राफिकली या एनालिटिकली भी। एनालिटिकली हम लोग थोड़ा अब आगे देखेंगे। अब चलो ये हो गया, ये तो हम लोग रेंज को डिफाइन कर लिए कि रेंज होता क्या है, ठीक है, और रेंज फाइंड कैसे करते हैं, ग्राफिकल डिफिनीशन क्या होता है, ये सब, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कोई बड़े बड़े फंक्शन, अलग अलग टाइप के फंक्शन गिवन हो तो उसका रेंज कैसे फाइंड करते हैं।
ठीक है, मतलब जैसे देखे थे ना मेथड टू फाइंड डोमेन, वैसे ही अब लिख रहे हैं मेथड टू फाइंड रेंज, मेथड टू फाइंड रेंज फाइंड करने का मेथड। तो देखो यहाँ पे दो स्टेप लिखेंगे, दो स्टेप के हेल्प से रेंज को फाइंड करना होगा। सबसे पहला स्टेप फर्स्ट, रेंज फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम करना है उसका डोमेन फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टेप 1 में क्या करना है, तो फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, देखो यहाँ पे कनेक्टेड सारा कुछ मिलेगा, डोमेन फाइंड करना, फिर रेंज, आगे का चीज पढ़ोगे तो वहां पे भी डोमेन एंड रेंज इवन आ सकता है पहले फाइंड करना। ठीक है, जैसे ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन प्रूव करने को आएगा तो वहां पे रेंज एंड डोमेन, रेंज ही फाइंड करना होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो चीजें होती है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। सो इसलिए भी ये टॉपिक जो होता है वो थोड़ा सा मतलब अदर टॉपिक से थोड़ा सा इजी नहीं होता है। ठीक है, टफ तो नहीं बोलेंगे क्योंकि आप पढ़ोगे डेली तो ये टफ नहीं रह जाएगा फिर। ठीक है, तो बाकी टॉपिक के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा उससे टफ होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि सारी चीज़ें कनेक्टेड होती है। अब मान लो आप रेंज यहाँ पे पढ़ने शुरू कर दिए, अब डोमेन आपको आता नहीं है, डोमेन आपको फाइंड करने नहीं आता है, तो फिर क्या होगा, तो फिर आपसे बनेगा ही नहीं। या हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ग्राफिकल डिफिनीशन देख रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो होगी वो हम लोग ग्राफ के हेल्प से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मान लो कि आपको ग्राफ ही नहीं मालूम है तो फिर कैसे आप पढ़ोगे, मैं बताऊंगा कि ग्राफ के हेल्प से ऐसे होगा, और आप तो सीख ही नहीं पाओगे क्योंकि आपको ग्राफ ही नहीं आता है। तो इसलिए यहाँ पे चीज़ें जो होती है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। सो ये जो टॉपिक होता है वो बाकी टॉपिक से थोड़ा सा एकदम इत्तू सा टफ हो जाता है। ठीक है, बट आप सभी चीज़ें पढ़ोगे, कोई भी चीज़ छोड़ोगे नहीं तो थोड़ा भी टफ नहीं लगेगा। ठीक है, मज़ा आएगा पढ़ने में क्योंकि ग्राफ आ जाता है, और ग्राफ आता है तो सब कुछ दिखने लगता है। ठीक है, सब कुछ दिखने लगता है तो पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, ऐसे ही हवा में बात करो और एक देख कर बात करें तो दोनों में किस में मज़ा आएगा, तो देख कर बात करने में, ऑब्वियसली ये तो बात फिक्स है। तो इसलिए हम लोग को ये पढ़ने में मज़ा आता है। तो चलो सबसे पहले क्या करना है, रेंज फाइंड करने के लिए तो डोमेन फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब देखो स्टेप टू इसका मेन है, स्टेप 2 इसका मेन है। डोमेन जैसे आएगा वैसा स्टेप 2 अपना करना होगा। तो देखो स्टेप 2 में क्या कर रहे हैं, हम 3 पार्ट बना रहे हैं। ठीक है, ए बी एंड सी 3 पार्ट बनाएंगे। ठीक है, देखो स्टेप कोई लिखता है इसी को स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, तो वो नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 3 जो पार्ट बना रहे हैं वो तीनों में से कोई एक काम करना है। तीनों में से कोई एक काम करना होता है, तो ऐसा थोड़ी ही कि ये स्टेप 2 बना दिए, स्टेप 3 बनाएंगे मतलब ये भी करना उसके बाद ये करना। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है, डोमेन जैसा है उसके अकॉर्डिंग स्टेप 2 करना है। तो पहला लिख रहे हैं, देखो लिखेंगे तो खुद आपको समझ में आ जाएगा। पहला लिख रहे हैं, इफ डोमेन इज सेट ऑफ सम पॉइंट्स। ठीक है, डोमेन क्या है, सेट ऑफ सम पॉइंट है। जैसे ये 1 2 3, मान लो ये डोमेन आ जाए, या 2 3 या 10 भी पॉइंट आ जाए, 1 2 3 10 15, ये ऐसे करके 10 पॉइंट आ जाए। ठीक है, तो उस केस में हम लोग डोमेन फाइंड करने, रेंज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो सिंपली जो आया, मतलब इफ डोमेन इज सेट ऑफ सम पॉइंट्स, मतलब जो पॉइंट आया डोमेन में उस पॉइंट को फंक्शन में पुट कर देंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो सेट ऑफ सम पॉइंट्स आया उस पॉइंट को क्या करना है, तो फंक्शन में पुट कर देना है, और जो वैल्यू आएगा वही हो जाएगा रेंज। ठीक है, तो बोलेंगे इफ डोमेन इज सेट ऑफ सम पॉइंट्स then for finding range put that all set of points in function। ठीक है, क्या बोले, इफ डोमेन इज सेट ऑफ सम पॉइंट्स देन फॉर फाइंडिंग रेंज पुट that all set of points in function and obtained value of function is
रेंज। ठीक है, जो भी आएगा, जैसे मान लो सेट ऑफ सम पॉइंट्स आ गया, तो उस केस में रेंज फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, तो उस केस में रेंज फाइंड करने के लिए वो सारे पॉइंट्स को फंक्शन में पुट कर दो, और पुट करने से जो भी आएगा वही हो जाएगा रेंज। ठीक है, तो काफ़ी आसान है ये। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग बाद में देखेंगे, पहले देख लो बी। ठीक है, डोमेन मान लो ऐसा है, तब तो चलो ठीक है, मतलब पहला स्टेप में डोमेन फाइंड करना है और डोमेन सेट ऑफ सम पॉइंट्स है, तब तो ये कर देंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, डोमेन अगर ऐसा है, ठीक है, बोले कि इफ डोमेन इज आर, आर मतलब ऑल रियल नंबर। ठीक है, आर मतलब ऑल रियल नंबर, इफ डोमेन इज आर या आर माइनस सेट ऑफ सम पॉइंट्स। ठीक है, ध्यान से देखना क्या बोले हैं, इफ डोमेन इज आर या आर माइनस सेट ऑफ सम पॉइंट, जैसे आर माइनस 1, आर माइनस 2, 3, 5, मतलब आर ऑल रियल नंबर आए, या नहीं तो ऑल रियल नंबर में से कुछ वैल्यू कम हो जाए। ठीक है, तो उस केस में हम लोग रेंज फाइंड करने के लिए ध्यान से देखना क्या करेंगे, तो उस केस में रेंज फाइंड करने के लिए x को y के टर्म में लिख देंगे। फंक्शन जनरली क्या होता है, फंक्शन होता है y x के फॉर्म में, लेकिन उस केस में मतलब अगर ऐसे आए, मतलब ऑल रियल नंबर आए, तो उस केस में जो है अपना y इक्वल टू एफ एक्स होता है ना, तो x इक्वल टू एफ वाई लिख दो। आप क्या लिख दो, x इक्वल टू एफ वाई, एंड जैसे डोमेन फाइंड करते हो वैसे ही फाइंड कर दो, मतलब वैल्यूज ऑफ x निकाल दो फॉर वैल्यूज ऑफ y निकाल दो फॉर x टू बी डिफाइंड। जैसे डोमेन आप फाइंड करते हो ना, x का वैल्यू निकालते हो y को डिफाइन होने के लिए, वैसे ही निकाल दो, x को y के टर्म में पहले लिख दो और y का वैल्यू निकाल दो x को डिफाइंड होने के लिए। एग्जाम्पल जो है वो आपको ज़्यादा अच्छे से बताएगी, लेकिन ये तो लिखना पड़ेगा ना, तो अभी अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, देखो एग्जाम्पल से सब कुछ आएगा। तो बोले हैं कि इफ डोमेन इज आर और आर माइनस सेट ऑफ सम पॉइंट्स, देन फॉर फाइंडिंग रेंज एक्सप्रेस x in terms of y and find the value of y for x to be defined। ठीक है, ध्यान से देखना, इफ डोमेन इज आर या आर माइनस सेट ऑफ सम पॉइंट्स, देन फॉर फाइंडिंग रेंज एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, x को क्या करना है तो y के टर्म में लिख देना है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर x टू बी डिफाइंड, एंड y का वैल्यू निकाल देना है x को डिफाइन होने के लिए। ठीक है, आपको ये चीज पढ़ के समझ में आया तो आया, नहीं आया तो हम लोग एग्जाम्पल से और बेटर तरीके से समझेंगे, लेकिन पहले तीसरा तो लिख लो सी। देखो, डोमेन आ सकता है सेट ऑफ सम पॉइंट्स। ठीक है, डोमेन आ सकता है ऑल रियल नंबर या आर माइनस सम फाइनाइट पॉइंट्स, या डोमेन ऐसे भी तो आ सकता है 2 से लेकर 5, 9 से लेकर 20, ऐसे भी तो आ सकता है, या ओपन इंटरवल में भी आ सकता है 2 से लेकर 10 ऐसे। तो अगर ऐसे आए तो इसको बोलते हैं फाइनाइट इंटरवल। ठीक है, इसको बोलते हैं फाइनाइट इंटरवल। ठीक है, तो अगर बोले कि इफ डोमेन इज फाइनाइट इंटरवल, then for finding range use concept of maxima and minima। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है। मैक्सिमम मिनिमम तो थोड़ा सा बताना पड़ेगा आपको, ताकि आपको समझ में आ पाए कि कैसे इसका यूज़ करते हैं, कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा का। तो बोले हैं कि सेट ऑफ सम डोमेन इज सेट ऑफ फाइनाइट इंटरवल है, तो क्या करना है, तो उस केस में अगर आपको रेंज फाइंड करना है तो मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट को यूज़ करना होगा। ठीक है, मतलब उस बीच में, मतलब जो डोमेन आया, मान लो डोमेन आया 2 से लेकर 8 तक, तो इस बीच में फंक्शन का सबसे मैक्सिमम वैल्यू निकाल दो,
और फंक्शन का सबसे मिनिमम वैल्यू निकाल दो, ठीक है। और जो अपना रेंज होगा वो हो जाएगा मिनिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। रेंज क्या हो जाएगा, मिनिमम टू मैक्सिमम। तो इसका मतलब मैक्सिमम मिनिमम का थोड़ा सा मैं कंसेप्ट यहाँ पे बता दूंगा। वैसे मैक्सिमा एंड मिनिमा एक पूरा टॉपिक ही है, वो टॉपिक पढ़ने से तो पूरा क्लियर होगा ही, लेकिन यहाँ पे मैं जितना ज़रूरत है उतना थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है। तो चलो ये तीन तरीका हुआ, तीन तरीके से डोमेन आ सकता है, और ये तीन तरीके से डोमेन आया तो हम लोग इस तरीके से रेंज निकालने का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम सभी पे एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि डोमेन इज सेट ऑफ सम फाइनाइट पॉइंट, देन फॉर फाइंडिंग रेंज पुट सेट ऑफ दैट पॉइंट इन फंक्शन, ठीक है। इस पे हम लोग पहले देखते हैं एग्जाम्पल। तो ये देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है कि द रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 7 माइनस एक्स पी एक्स माइनस 3 इज, ठीक है। ये 2004 में पूछा है AIEEE में, ठीक है, जो कि अब जेई मेन के नाम से है। तो देखना ये रेंज इसका निकालते हैं। रेंज क्या है, तो रेंज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको सबसे पहले डोमेन फाइंड करना पड़ेगा। तो डोमेन फाइंड करने के लिए याद करो NCR हो या NPR हो, उसका डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, तो ये तब डिफाइंड होता है जब n ग्रेटर देन और इक्वल टू r हो, सबसे पहला कंडीशन। उसके बाद से था n जो होना चाहिए वो नेचुरल नंबर, और r होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए। तो लिखेंगे पहले डोमेन के लिए, बोलेंगे फॉर डोमेन क्या करेंगे, तो डोमेन के लिए 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए किससे, तो x माइनस 3 से। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, या पहले लिख लो पूरा 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 3, और चलो पहले सॉल्व करो। तो इधर लाओ 3 को, इधर लाओ, तो 7 अब प्लस 3 10 ग्रेटर देन इक्वल टू ये माइनस एक्स इधर लाओ तो हो जाएगा 2x, एंड फिर से 2 इधर डिवाइड करो तो हो जाएगा 5 ग्रेटर देन इक्वल टू x। यानी हमें क्या आ गया यहाँ पे, हमें आ गया यहाँ पे x लेस देन और इक्वल टू 5। ये हो गया मान लो D1, ये हो गया D1। x 5 से छोटा या बराबर कुछ भी रखोगे तो 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा x माइनस 3। अब क्या चाहिए, तो n नेचुरल नंबर, n मतलब ये ऊपर वाला, तो n नेचुरल नंबर, n के जगह पे है 7 माइनस एक्स, तो होना चाहिए 7 माइनस एक्स होना चाहिए नेचुरल नंबर, यानी 7 माइनस एक्स का वैल्यू 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 6 ये सब होना चाहिए। तो सोचो 7 माइनस एक्स का वैल्यू 1 हो तो x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, उधर ले जाओगे x और 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा 6। फिर 7 माइनस एक्स का वैल्यू 2 हो तो 5, फिर 7 माइनस एक्स का वैल्यू 3 रखें तो 4, फिर 3 2 1 0 माइनस 1, ये सब हो जाएगा x का वैल्यू। तो ये हो गया D2, मतलब कि फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब x का वैल्यू 6 5 4 3 2 1 ये सब हो। फिर इसके बाद से तीसरा कंडीशन, तो ये x माइनस 3 होना चाहिए होल नंबर, यानी लिखो x माइनस 3 इक्वल टू होल नंबर, यानी डायरेक्ट लिखते हैं 0 1 2 3 4 ये सब होना चाहिए। जब x माइनस 3 ये सब हो तो x का वैल्यू क्या होगा, तो सोचो x माइनस 3 को 0 रखो तो x का वैल्यू 3, 1 रखो तो 4, 2 रखो तो 5 6 7 8 डॉट डॉट ये सब आ जाएगा। तो ये हो गया D3। तो देखो हम क्या निकाले, हम निकाले D1 निकाले, D2 निकाले, D3 निकाले, और फाइनल अपना डोमेन क्या होगा, तो डोमेन हो जाएगा D मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा D1 इंटरसेक्शन D2 इंटरसेक्शन D3, ये हो गया डोमेन। तो देखो क्या होगा, तीनों का इंटरसेक्शन बिना हम लोग ये किए निकालते हैं, बिना प्लॉट किए। ये बोल रहा है 5 से छोटा या बराबर, ठीक है, मतलब जो भी कुछ लेना है वो 5 लेना है या 5 से छोटा लेना है। तो ये बोल रहा है 6 5 4, तो 6 तो छड़ गया क्योंकि 5 से छोटा या बराबर लेना है, तो ये सब आ गया, ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है 3 4 5 6, तो 5 से छोटा या बराबर ही लेना है, मतलब उधर का छट गया, ठीक है, बचा गया 3 4 5, तो 3 4 5 इसमें भी है, 3 4 5 इसमें भी है, और 3 4 5 इसमें भी है। अब देखो कोई बोलेगा 2 1, तो 2 1 इसमें नहीं है,
ठीक है, 2 1 नहीं है, 2 1 इसमें है बट इसमें नहीं है, तो तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो 3 4 5, ये हो गया तीनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया डी, मतलब ये डोमेन हो गया 3 4 5। बट यहाँ पे हमको चाहिए रेंज, तो देखो रेंज निकालने के लिए पहले तो हम क्या करते हैं, पहले डोमेन फाइंड करते हैं। और डोमेन अगर सेट ऑफ सम पॉइंट्स है, डोमेन अगर सेट ऑफ सम पॉइंट्स आए तो रेंज कैसे फाइंड करते हैं, तो रेंज फाइंड करने के लिए वो पॉइंट को फंक्शन में पुट कर देते हैं। तो अपना फंक्शन है, देखो लिखो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, तो 7 माइनस एक्स पी एक्स माइनस 3 ये है। तो इसमें पुट करो, 3 पुट करो पहले, तो F3 क्या होगा, तो 3 हो जाएगा, 3 पुट करने से ये 7 माइनस 3 यानी 4 p और 0, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस 0 दैट इज 4, और ये आ गया 1। फिर 4 पुट करो तो F4 क्या होगा, तो 4 पुट करो तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4 3 p, अब 4 पुट करो तो 1, तो ये हो गया फैक्टोरियल 3 अब बाई फैक्टोरियल 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो ये कट के आ जाएगा 3। ठीक है, फिर इसके बाद से पुट करो 5, तो F5 आएगा कितना, तो 5 पुट करो तो 7 माइनस 5 यानी 2 p, और 5 पुट करो तो 2, तो 2p2 कितना होगा, तो फैक्टोरियल 2 अब बाई फैक्टोरियल 2 माइनस 2 0, यानी कि ये 2 हो गया। तो देखो 1 2 3 3 पॉइंट्स आ गया, तो हम क्या लिखेंगे इसका डोमेन, सॉरी रेंज क्या लिखेंगे, तो रेंज लिख देंगे हम लोग 1 2 3। डोमेन अगर सेट ऑफ सम पॉइंट्स हो तो रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, तो रेंज निकालने के लिए वो सारे पॉइंट्स को पुट कर देते हैं फंक्शन में, और जो आता है उसी को रेंज बोलते हैं। तो देखो डोमेन मेरा आया था यहाँ पे 3 4 5, मतलब सेट ऑफ सम पॉइंट्स, तो रेंज निकालने के लिए क्या किए, तो ये इसको फंक्शन में पुट कर दिए तो आ गया रेंज। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। तो ये जो पहला टाइप लिखे थे कि डोमेन सेट ऑफ सम पॉइंट्स हो तो रेंज कैसे निकालते हैं, वो हो गया उस पे एग्जांपल। ठीक है, ऐसे ही मतलब कोई भी क्वेश्चन आया जिसमें डोमेन अगर सेट ऑफ सम पॉइंट्स है तो सिंपली उसको पुट कर देना, रेंज आ जाएगा, बहुत ही आसान है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा जो हमारा था कि ऑल रियल नंबर है, तो एक ऑल रियल नंबर वाला एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये है, इसका रेंज चाहिए, तो इसका रेंज चाहिए तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमको फाइंड करना होगा डोमेन इसका। डोमेन फाइंड करो, डोमेन फाइंड करने के लिए यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब लिख रहे हैं फॉर फंक्शन टू बी डिफाइंड, फंक्शन मतलब y, फॉर y टू बी डिफाइंड। ठीक है, क्या होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और देखो एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव या 0 आता है, और उसमें 1 ऐड करोगे तो ये कभी 0 आएगा ही नहीं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर या ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू -1, एक्स स्क्वायर -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, और एक्स स्क्वायर कभी -1 होगा भी नहीं। ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं आता है, तो बोल देंगे ये कभी नहीं होगा। ठीक है, यानी डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया -∞ टू इन्फिनिटी, या इसी को बोलेंगे ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर -1 नहीं होता, तो डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर। अब यहाँ पे डोमेन हमको मिल गया ऑल रियल नंबर, तो जब डोमेन ऑल रियल नंबर मिलता है तो उस केस में अगर हमको फाइंड करना है रेंज, तो कैसे फाइंड करते हैं, तो बोले हैं वहां पे जाके देखो, वीडियो को पीछे करके देखो, मैं अब नहीं ले जाऊंगा। बोले हैं कि अगर ऑल रियल नंबर हो या ऑल रियल नंबर माइनस सम फाइनाइट पॉइंट्स भी आए, तो उस केस में रेंज निकालने के लिए हम लोग, अभी देखो अभी क्या है, y x के फॉर्म में है, हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग x को y के फॉर्म में लिख देते हैं। ध्यान से देखना, x को y के फॉर्म में लिखते हैं, और फिर x को डिफाइंड होने के लिए y का वैल्यू निकालते हैं। अभी क्या किया, अभी डोमेन फाइंड कैसे किए हैं, y को डिफाइंड होने के लिए x का वैल्यू निकाले, तो हमको ऑल रियल नंबर आ गया, मतलब कि पूरे रियल नंबर के लिए y डिफाइंड होगा। अब ऐसा आ गया तो क्या करेंगे, तो रेंज निकालने के लिए पहले x को y के टर्म में लिखो। कैसे लिखेंगे, तो देखो क्या है, y इक्वल टू है एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये है,
अब x को y के टर्म में कैसे लिखेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई अब बराबर एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए। अब देखो इसको उधर ले जाओ तो हो गया y इक्वल टू, और इसको उधर ले जाओगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन होगा, बचेगा 1 माइनस वाई, और 1 माइनस वाई को नीचे ले जाओ डिवाइड कर दो तो एक्स स्क्वायर क्या होगा y बाई 1 माइनस वाई। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर ये आ गया तो x क्या आएगा प्लस माइनस। ठीक है, हम सिर्फ प्लस ही लिखते हैं, y बाई 1 माइनस वाई, लो प्लस माइनस लिख देते हैं नहीं तो तुम लोगों को बुरा लगेगा। तो x इक्वल टू प्लस माइनस ये लिख दिए। देखो x y के टर्म में अब आ गया, ध्यान से देखना, हम क्या बोले थे अभी y x के टर्म में है, अगर डोमेन ऑल रियल नंबर आ जाए तो y अभी x के टर्म में है ना, x को y के टर्म में लिखना है। देखो x को y के टर्म में लिख दिए, अब क्या करना है, तो जैसे डोमेन फाइंड करते हैं वैसे ही फाइंड करो, मतलब कि x को डिफाइन होने के लिए y का वैल्यू निकालो। वहां पे डोमेन फाइंड करने के लिए यहाँ पे y होता था, इधर x होता था, तो y को डिफाइन होने के लिए x का वैल्यू निकालते थे। अब इधर y है इधर x है, तो x को डिफाइन होने के लिए y का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर x टू बी डिफाइंड, x को डिफाइंड होने के लिए ये स्क्वायर रूट में है, ये स्क्वायर रूट में है तो ये कभी भी निगेटिव नहीं आना चाहिए। तो लिखेंगे फॉर x टू बी डिफाइंड y बाई 1 माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव या नहीं तो 0 होना चाहिए। अब देखो अब क्या है, अब तो ये साइन स्कीम है ना जो कि आपको मैं बताया था फंडामेंटल में, तो अब ये आप निकालो। ठीक है, निकालो, देख क्या रहे हो, चलो मैं निकाल देता हूँ। आप हो सके तो मन करे तो वीडियो को पॉज करो, निकालो। ठीक है, और भगा दो इतना देर, और जिनको जो आलसी हैं जिनका मन नहीं कर रहा वो देखो वीडियो। तो क्या करोगे, तो साइन स्कीम के लिए नोमरेटर को 0 से इक्वेट करते हैं, तो नोमरेटर को 0 से इक्वेट करोगे तो y इक्वल टू 0 ही आ जाएगा। फिर डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट करो तो आएगा 1 माइनस वाई इक्वल टू 0, दैट इज y इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करना है, तो अब नंबर लाइन पे सबको प्लॉट कर देना है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये आ गया नंबर लाइन, इस पे सबको प्लॉट करो, दैट इज 0 एंड 1, 0 और 1 को। अब क्या करना है, तो अब देखो अब हम लोग को साइन स्कीम लिखना है, तो साइन स्कीम लिखने के लिए सबसे राइट एंड वाले इंटरवल का साइन क्या होता है, तो y के हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट का साइन होता है। तो ऊपर में y का हाईएस्ट पावर y का पावर 1 है और इसका साइन जो है वो पॉजिटिव है। बाई में y का हाईएस्ट पावर के पहले जो है वो निगेटिव है, तो पॉजिटिव बाई निगेटिव क्या होगा निगेटिव। अब क्या करते हैं, तो अब बाकी इंटरवल्स का जो साइन होता है वो अल्टरनेट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रूट्स इवन टाइम्स रिपीटेड नहीं है तो सारा अल्टरनेट हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे निगेटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव, एंड यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ पे निगेटिव, ये ऐसे हो गया निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। तो अब हमको चाहिए ये चीज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे मिल रहा है 0 से लेकर 1 तक। अब और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पूछ रहा है, तो इक्वल टू कहाँ पे लगाएंगे, तो सिंपल जो नोमरेटर से रूट्स आया है, मतलब नोमरेटर को 0 से इक्वेट करने पे जो आया है दैट इज 0 को इंक्लूड करेंगे, 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि 1 को इंक्लूड करने पे देखो क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर ही 0 हो जाएगा जो कि कभी भी नहीं होना चाहिए। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे y बिलोंग्स टू, ये पॉजिटिव कब होगा, तो y जब 0 से लेकर 1 हो, 0 इंक्लूड होना चाहिए 1 इंक्लूड नहीं, तो 0 से 1 हो गया। ठीक है, क्लोज ओपन इंटरवल, ये हो गया हमारा y। ठीक है, और इसी को बोल देंगे क्या रेंज। याद करो क्या बोले थे कि अगर डोमेन ऑल रियल नंबर आए, अगर डोमेन ऑल रियल नंबर आए, देखो आया, तो रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो y x के फॉर्म में होता है, हम लोग x को y के फॉर्म में लिख देंगे, और x को y के फॉर्म में लिखने के बाद वैल्यू ऑफ y निकालेंगे फॉर x टू बी डिफाइंड, x को डिफाइंड होने के लिए y का वैल्यू निकालेंगे, तो वही हो जाएगा क्या रेंज। तो आ गया रेंज। ठीक है, खुश सब कोई आ गया रेंज। तो ये मेथड सभी सीख गए, कोई दिक्कत नहीं है।
अब चलो एक इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से बनाने को सिखाते हैं, ठीक है। और ये कहीं भी लग सकता है, ये कहीं भी ये मेथड अप्लाई हो सकता है, ठीक है। बस इसमें आपको किसी एक जो इसमें जो फंक्शन यूज हुआ है, जैसे एक्स स्क्वायर या कुछ भी यूज हो सकता है, उसमें कम से कम एक का आपको रेंज मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो देखो बताते हैं सेकंड मेथड से इसी क्वेश्चन को, काफ़ी मज़ा आएगा। सेकंड मेथड क्या था, y इक्वल टू था एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका रेंज चाहिए। तो देखो इसको आप लिख दो ऐसे, इसको आप लिख दो ऐसे, y इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 तो कट ही जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बचेगा, और y में एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ऐसे आप लिख सकते हो, लिख दो। अब देखो एक बार इसको इससे डिवाइड करो, तो क्या आएगा, y आएगा 1, इसको इससे डिवाइड करो तो 1, अब माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया, ठीक है। अब देखो इसका हम लोग रेंज फाइंड करेंगे कैसे, तो ये एक्स स्क्वायर के हेल्प से आप ऐसे बनाओ कि सिर्फ एक ही फंक्शन दिखे। जैसे इसमें क्या था, एक्स स्क्वायर ऊपर भी था नीचे भी था, लेकिन ऐसे बनाओ कि आपको एक ही दिखे, मतलब नीचे सिर्फ दिखे या कहीं पे ऊपर दिखे, ठीक है। तो ऐसे बनाने के बाद अब देखो, अब ये एक्स स्क्वायर को लेकर चलो, एक्स स्क्वायर जो है इसका रेंज आपको मालूम होगा, कहाँ से कहाँ तक होगा एक्स स्क्वायर का रेंज, तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। एक्स स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होगा, ये आपको मालूम होगा, ठीक है। या हम लोग जो आज जो बेसिक एग्जाम्पल जो दिए थे, वो सबसे पहला एग्जाम्पल यही था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो वहीं से सोचो, वहाँ से, या मतलब कि एक्स स्क्वायर तो मालूम ही होता है ना, वो तो बहुत पहले से आपको मालूम होगा, 11th में बहुत जगह यूज हुआ होगा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 होगा या पॉजिटिव होगा। तो उसी के हेल्प से हम लिखे एक्स स्क्वायर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब क्या चाहिए हमको, चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐड करो 1 सब में, तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, लिख देते हैं एडिंग 1। तो 0 में 1 ऐड करोगे तो 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इन्फिनिटी में 1 ऐड करने से इन्फिनिटी। और देखो 1 ऐड किए हैं, 1 ऐड करने से इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। कोई नंबर ऐड कर दें तो उससे इनइक्वलिटी बदलता नहीं है, तो ये हो गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, दैट इज इसका रेसिप्रोकल करना है। देखो यूज आ रहा है कंसेप्ट ऑफ इनइक्वलिटी, याद करो इनइक्वलिटी में हम प्रॉपर्टीज बताए थे कि सारा पॉजिटिव हो तो रेसिप्रोकल कर दो, कोई बात नहीं है, इनइक्वलिटी नहीं बदलेगा, सॉरी इनइक्वलिटी बदल जाएगा, ठीक है। मतलब कि दोनों साइड में, मतलब इधर इधर यहाँ पर तो 3 साइड है, तो तीनों में पॉजिटिव नंबर हो तो रेसिप्रोकल कर दो, इनइक्वलिटी बदल जाएगा, ठीक है। तीनों में निगेटिव हो तो भी रेसिप्रोकल कर दो, इनइक्वलिटी बदलेगा। लेकिन तीनों अलग अलग साइन का हो तो वहां पे आपको रेसिप्रोकल नहीं करना है। रेसिप्रोकल करने के पहले आपको सोचना है थोड़ा सा, और सिर्फ एक ही इनइक्वलिटी हो, जैसे डबल इनइक्वलिटी नहीं हो, वहां पे आप डायरेक्टली रेसिप्रोकल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो फिलहाल तीनों पॉजिटिव हैं, तो हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे और इनइक्वलिटी को बदल देंगे, तो इनइक्वलिटी 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, ऐसे लिखना है। और इनइक्वलिटी को चेंज किए, और ये हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 होता है, 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ये इसको हटा देते हैं, तो चलो ये हो गया। अब हमको चाहिए माइनस लगा होना चाहिए, तो माइनस लगाओ सबसे, माइनस लगाना मतलब मल्टीप्लाइंग बाई -1, एंड -1 एक निगेटिव क्वांटिटी है, इससे सभी में मल्टीप्लाई करने से इनइक्वलिटी बदल जाएगा। तो -1 मल्टीप्लाई करो इसमें तो हो जाएगा -1, इनइक्वलिटी बदलेगा, और ये होगा -1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड ये इनइक्वलिटी बदलेगा, 0 में मल्टीप्लाई करो -1 तो वो तो 0 ही आएगा, लेकिन इनइक्वलिटी बदल देगा। अब देखो हमको चाहिए 1, इधर एडेड होना चाहिए 1, तो ऐड कर दो फिर से 1, एडिंग 1 को ऐड करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये -1 में 1 ऐड करेंगे तो 0, 1 ऐड करेंगे तो आएगा 1 -1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड इधर 1 ऐड करेंगे तो 1।
तो क्या आ गया, 0 से लेकर 1 आ गया। 0 इंक्लूड होगा, 1 इंक्लूड नहीं होगा। देखो किसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू, और ये क्या है, तो ये है y, मतलब y आ गया 0 से लेकर 1 तक, मतलब यही हो गया रेंज। क्या, तो 0 से लेकर 1, 0 पे क्लोज एंड 1 पे क्लोज नहीं, मतलब ओपन। तो ये हो गया अपना रेंज 0 to 1, 0 पे क्लोज एंड 1 पे क्लोज नहीं। ठीक है, तो देखो पिछले मेथड से भी बनाए थे तो यही आया था 0 से 1, इस मेथड से भी यही आया। ठीक है, यानी मेथड आप कोई भी यूज करो सेम आंसर आने वाला है। तो जो आपको अच्छा लगे, ये अच्छा लगे तो ये यूज कर लो, और ये अच्छा लगे तो आप ये भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, एक और इस पे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे y इक्वल टू 1 बाई 2 cos x प्लस 3। ठीक है, इसका रेंज चाहिए। तो देखो इसका रेंज चाहिए तो आप सेकंड मेथड यूज करो, बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है, और आप फर्स्ट मेथड भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकंड मेथड जो अभी बताया है उसका यूज करोगे तो जल्दी बन जाएगा। कैसे, तो देखो आपको मालूम है cos x, आपको मालूम है कि cos x कहाँ से कहाँ होता है, तो आपको मालूम है cos x होता है -1 से 1, ये 11th में मिला होगा। ठीक है, नहीं मिला होगा तो हम क्या करें, मिला होगा। चलो cos x हो गया -1 से 1, अब हमको चाहिए 2 cos x, तो 2 सब में मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी बदलता नहीं है, 2 पॉजिटिव नंबर है। तो सबसे पहले -1 में 2 मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, -2, एंड यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करो तो 2 cos x, और इधर 2 मल्टीप्लाई करो तो 2, ये हो गया 2 cos x। 2 cos x का रेंज आ गया। अब क्या करो, तो अब 3 ऐड करो सब में, तो 3 ऐड करोगे तो क्या आएगा, तो लिख रहे हैं एडिंग 3, या ऐसे ही 3 ऐड करो। चलो लिखने की जरूरत अब नहीं है, हम लोग अब बुद्धिमान हो गए हैं। तो 3 ऐड करो तो 3 - 2 1, 3 ऐड करो तो 2 cos x प्लस 3, एंड 3 ऐड करो तो 5, ये हो गया। मतलब हमको 2 cos x प्लस 3 का रेंज मिल गया। अब क्या करना है, तो अब हमको रेसिप्रोकल कर देना है, और फिर से ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी है तो रेसिप्रोकल करने में कुछ भी घबराना नहीं है, डायरेक्टली कर देना है। कैसे, तो ये हो जाएगा 1 का रेसिप्रोकल 1 ही, इनइक्वालिटी सिर्फ बदलेगा, और ये हो गया 1/2 cos x प्लस 3, और 5 का रेसिप्रोकल 1/5, ये हो गया। दैट इज, देखो ये y था ना, तो y हमको मिल गया कहां से कहां तक, तो 1/5 से लेकर 1 तक, यानी रेंज हो गया क्या, रेंज हो गया 1/5 से लेकर 1 तक, क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये हो गया अपना रेंज 1/5 से 1। तो देखो कितने आसानी से हम लोग बना लिए इस क्वेश्चन को, ये सेकेंड मेथड का यूज करके। कोई बोलेगा सर तो फर्स्ट मेथड बताया वो बेकार था क्या, नहीं बेकार था। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो है ये सब जगह पता नहीं चलेगा। ठीक है, आपको सब जगह मालूम नहीं चलेगा कि ये cos x का रेंज, यहाँ cos x था तो मालूम चल गया, कोई और फंक्शन होता तो मालूम नहीं चलता, और मालूम नहीं चलता तो उसी मेथड का यूज करना पड़ता। देखो उस मेथड से भी इस क्वेश्चन को बता देते हैं, क्या है, तो y इक्वल टू 2 cos x प्लस 3, y इक्वल टू 1/2 cos x प्लस 3 है। ठीक है, तो इसको उस मेथड से बनाने के लिए पहले डोमेन निकालो, और डोमेन के लिए क्या करोगे, फॉर डिफाइंड होने के लिए ये 2 cos x प्लस 3 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यही ना होना चाहिए। डिनोमिनेटर में है 2 cos x प्लस 3, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। फिर क्या बोलोगे कि cos x नॉट इक्वल टू -3/2 होना चाहिए, 3 को उधर ले जाओ, 2 डिवाइड करो। तो देखो cos x जो होता है वो -1 से 1 ही होता है, ये कभी भी -3/2 होता नहीं है। और ये बोल रहा है कि देखो -3/2 नहीं होना चाहिए, तो भाई होता ही नहीं है। ठीक है, मतलब बोलेंगे ये ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू, मतलब कि cos x -3/2 के बराबर नहीं होता, ये बात हमेशा सत्य है। तो हम लोग बोलेंगे इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर। ठीक है, ऑल रियल नंबर हो जाएगा, मतलब पूरा रियल नंबर, -∞ to ∞। और अब डोमेन अगर आ गया ऑल रियल नंबर, तो रेंज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो रेंज फाइंड करने के लिए हम लोग x को y के टर्म में लिखेंगे। अभी y x के टर्म में है, हम लोग क्या करेंगे, तो x को y के टर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सो देखो अभी क्या, y इक्वल टू 1/2 cos x प्लस 3, इसको इधर ले जाओ, y को लाओ इधर, तो होगा 2 cos x प्लस 3 का वैल्यू 1/y,
अब क्या करोगे, तो 3 को उधर ले जाओ, तो 2 cos x बराबर 1/y माइनस 3। तो क्या हो गया, 2 cos x बराबर 1 माइनस 3y बाई 3, सॉरी y एलसीएम लिए हैं y, और 2 भी डिवाइड कर दो, तो cos x हो गया 1 माइनस 3y बाई 2y, ये हो गया। अब देखो cos x इतना, तो x क्या होगा, हमको x को ना y के टर्म में लिखना है, तो x क्या होगा, तो x हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस 3y बाई 2y। ये हो गया x का वैल्यू y के टर्म में, और x का वैल्यू y के टर्म में लिखे तो x को अब डिफाइंड होने के लिए y का वैल्यू निकाल दो। तो अब लिखेंगे फॉर x टू बी डिफाइंड, x को डिफाइंड होने के लिए क्या बोलोगे, तो 1 माइनस 3y बाई 2y, माइनस 1 से 1 होना चाहिए। आपको याद होगा कॉस इनवर्स का, कॉस इनवर्स एफ एक्स हो तो उसको डिफाइंड होने के लिए एफ एक्स होना चाहिए माइनस 1 से 1, ठीक है। तो ये हो गया कॉस इनवर्स, ये माइनस 1 से लेकर 1 तक। अब देखो यहाँ पे इसका रेंज निकालने के लिए हमको y का वैल्यू चाहिए, तो y आप निकालने के लिए सिंपली क्या करो कि -1 है, इसको डिवाइड करो तो होगा 1 बाई 2y, अब माइनस ये हो जाएगा क्या, तो y कटेगा, बचेगा 3/2 और ये हो गया 1। अब 3/2 ऐड कर दो सब में, एडिंग 3/2, तो 3/2 ऐड करोगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1 दैट इज 1/2, और ये हो गया 3/2 कटा 1/2y, और 3/2 ऐड किए तो ये हो गया 5/2, ठीक है। अब क्या करो, तो अब 2 जो है वो 2 को कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है, मतलब ये 2 को कर दो मल्टीप्लाई सब में, तो 2 कट जाएगा और बचेगा 1 और 1/y, और यहाँ पे बचेगा 5। तो 1/y का वैल्यू मिला क्या, 1 से लेकर 5 तक। तो देखो 1 से लेकर 5 तक ये पूरा पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी है तो आप रेसिप्रोकल कर सकते हो। कैसे, तो रेसिप्रोकल करो और इनइक्वालिटी को बदल दो, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, 1/y का रेसिप्रोकल y एंड इनइक्वालिटी को बदलो, और 5 का रेसिप्रोकल 1/5, ये हो गया। तो देखो y आपको मिल गया 1/5 से लेकर 1 तक, यानी रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया 1/5 से लेकर 1 तक। देखो ध्यान से, वहाँ भी यही चीज़ आया था, ठीक है, यहाँ भी क्या आया था, वही चीज़, लेकिन शॉर्टकट में बहुत जल्दी आ गया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत लंबा थोड़ा सा चला गया। तो अब दोनों मेथड में से जो मेथड आपको पसंद आए, जो मेथड उस टाइम में जैसे क्वेश्चन आए तो उस टाइम में माइंड में जो मेथड आए वो मेथड आप यूज़ कर सकते हो, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। यहाँ पे तो हम देख ही लिए ना, सेम आंसर आ रहा है, तो हमेशा सेम आंसर आएगा। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप जो भी क्वेश्चन आए उसको बना सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे वो तीसरा पॉइंट, कि अगर डोमेन, अभी तो हम लोग 2 ही देखे ना, तीसरा देखेंगे कि डोमेन अगर आए फाइनाइट इंटरवल तो उस केस में हम लोग रेंज कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर को करते हैं यहीं पे समाप्त, फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और घर पे रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।